नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के ले जा रहा विमान यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार का विमान ग्वालियर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हवाई अड्डे पर बीती रात तकनीकी खराबी से ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पायलट और सह पायलट को हादसे में मामूली चोटें आई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये विमान यहां से कोरोना की दवाइयां लेकर जा रहा था, जिस दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इस पूरे हादसे में आपको बता दें कि पायलट और सह पायलट हादसे में इनको मामूली चोटें आई हैं। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एमपी सरकार का विमान यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर जा रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश के रतलाम की। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज से फिर मानवता को तार तार करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक मरीज ने अस्पताल के गेट पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया है, लेकिन उसे इलाज नसीब नहीं हो सका है। गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड, जो गार्ड मौजूद होते हैं, वो अस्पताल में बेड फुल होने की बात कहते रहे तीमारदारों से, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया, उसका इलाज नहीं हुआ। दरअसल आपको बता दें कि अलौट के पास एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की यहां पर तबीयत बिगड़ गई थी, और जिसके बाद परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन उसे बेड नहीं मिला। मरीज गेट नंबर 2 के सामने घंटों तड़पता रहा। परिजनों के अनुसार आपको बता दें कि मरीज की ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता जा रहा था। वह ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुना, कोई भी फरियाद नहीं सुनी गई और पीड़ित की यहां पर मौत हो गई। आपको बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के अफसरों का कहना है, उन्होंने सफाई देते हुए जो भी कहा वो हम आपको बता रहे हैं। मरीज की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उन्होंने कहा है, और हम उसे एडमिट कर रहे थे। अंदर से डॉक्टर और नर्स जैसे ही बाहर आए तब तक उसकी मौत हो गई थी। ये वहाँ के डॉक्टर्स जो ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े, उनका ये कहना है कि हम लोग तो एडमिट कर रहे थे, लेकिन हम बाहर आए, जैसे कि डॉक्टर और नर्स बाहर आए तब तक मरीज मर गया था। ये सफाई दी गई है। भर्ती को एडमिट सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, और आपको बता दें कि कल से हम 2 डॉक्टरों को तैनात करेंगे, ये भी उन्होंने कहा है, जो वेटिंग मरीजों को देखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े हैं वो भी एक बार बता दे रहे हैं आपको। 11,708 नए मामले यहाँ पर दर्ज किए गए हैं, जो पॉजिटिव केस हैं आज के। और राहत की बात यह है कि 20 दिन बाद संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 11,000 से नीचे है। लेकिन प्रदेश में 6 मई को यहाँ पर 84 मरीजों की मौत भी हुई थी। प्रदेश में आपको बता दें मौत का आंकड़ा 6,244 हो गया है। और प्रदेश में कुल संक्रमितों की जो आंकड़ा है वो 6,50,000 के करीब बताया जा रहा है, जबकि 5,47,000 से ज़्यादा स्वस्थ भी हो चुके हैं। राहत की बात है, स्वस्थ होकर ये लोग घर भी जा चुके हैं। वहीं 6 मई को 4,815 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है, और इसमें से आपको बता दें कि 89% होम आइसोलेट भी थे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो मामला है वो एक युवक की मौत का है, जिसे समय पर इलाज नहीं दिया गया और जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। चलिए, इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। हम आपका रूबरू करा दें। डॉक्टर धनोज कुमार, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला भी जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। सर धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सत्यम। सबसे पहले धनोज जी आपके पास आएंगे हम, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है हर चीज की, आप देख भी रहे हैं लगातार। आपने पिछले दिन हमें बताया था कि दिल्ली में आप थे और दिल्ली की हकीकत बताई थी, रूबरू कराया था क्या लॉकडाउन की स्थिति है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर एक मरीज ने दम तोड़ दिया है, उसे इलाज नहीं मिला समय पर, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं वहां पर कि हम बाहर आए थे, लेकिन तब तक मरीज मर चुका था। सत्यम, ये दुर्भाग्य है। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं जी।
आज हालात बेकाबू हो गया, नायाब समाधान खोजते खोजते आज हालात बेकाबू हो गया, नायाब समाधान खोजते खोजते जनता ने आंखों की रोशनी खो दी, लाशों पर रोते रोते। आप मुझे भी देख रहे होंगे किस तरह से मैं एक एज ए पत्रकार, क्योंकि जब हॉस्पिटलों के अंदर जाते हैं जी तो वहाँ के जो कोरोना गाइडलाइन आप देख रही है, किट, मैं इस किट को पहनकर महसूस कर सकता हूँ कि हमारे जो सोल्जर है, हमारे खातों पर डॉक्टर, नर्सेज, जो 24 आवर्स इस किट को, इतना हार्ड किट है, और इसमें मान लीजिए अगर एसी के बिना क्या हाल होगा सोच भी नहीं सकते। पूरा अंदर का जो है पसीने से मेरा पूरा बॉडी लथपथ है, और मैं तमाम हॉस्पिटल में जाकर मैं यह कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऑक्सीजन का सिचुएशन है और क्या मतलब पेशेंट को बेड मिल रहा है कि नहीं। यानी सरकार के जो दावे हैं वो दावे मुझे कहीं से पूर्णता होता हुआ दिख नहीं रहा। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मैं दिल्ली से ही आकलन कर सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी वही हो रहा होगा जो दिल्ली में हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर को सारी सुविधा नहीं दी जा रही है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर हॉस्पिटल में है और डॉक्टर के साथ साथ डॉक्टर का जितना भी किट होना चाहिए, किट बदलते रहना चाहिए, डॉक्टर को समय समय पर जो मतलब खाने पीने का जो होता है आहार, जो उसको बना के रखे वो सब भी देना चाहिए। ये सब तमाम चीज मैं पूछता हूँ। और जिस तरह से आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में एक पेशेंट मैंने भी देखा न्यूज के माध्यम से, ये दुर्भाग्य है क्योंकि बीजेपी सरकार जो भी दावे कर ले लेकिन उसके दावे में कहीं ना कहीं खोखलापन है, क्योंकि आज पूर्णतः ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा हॉस्पिटल को, बेड नहीं मिल पा रहा, पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट आप यकीन मानिए जितना अंदर में है उतना हॉस्पिटल के बाहर में भी है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको अपने कैमरे से भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं घूम घूम कर देख रहा हूँ जितने भी हॉस्पिटल लिस्टेड गवर्नमेंट का, खासतौर पर मैं उस हॉस्पिटल का जायजा ले रहा हूँ और आप देख रहे हैं बिल्कुल मैं आपको किट में किस तरह लग रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे मेरे चाहने वाले, मुझे देखने वाले पहचान भी नहीं पाएगा, सिर्फ वही चश्मा और किट। आप ये देखिए डॉक्टर का किट है जो मैंने खुद परचेज करके पहनकर तमाम हॉस्पिटल में अपनी सुरक्षा, क्योंकि वहाँ इस तरह जाएंगे तभी आपको वो देंगे। मैं तमाम सुपरिटेंडेंट से मिलता हूँ, प्रयास करता हूँ, वहाँ पे कहीं पे डॉक्टर का प्लास्टिक का वो नहीं लगा हुआ है, जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार को। और डॉक्टर जो थक हार के, आप यकीन मानेंगे एक ही बेड पर 10-10, 15-15 डॉक्टर सो जाते हैं क्योंकि उसको नींद भी लेनी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सत्यम, कम से कम सरकार को डॉक्टर के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं कल भी बोला था ये बात, आज भी बोल रहा हूँ कि डॉक्टर सुरक्षित है तो पेशेंट सुरक्षित है, क्योंकि कोरोना पीड़ित जितने भी पेशेंट हैं, चाहे जितने भी दावे कर ले सरकार, उसमें डॉक्टर का रोल अहम है। और डॉक्टर का रोल अहम तभी है जब डॉक्टर को पूरा फैसिलिटी आप दोगे, डॉक्टर के परिवार को सुरक्षा दोगे, क्योंकि डॉक्टर के परिवार जो बिल्कुल भयभीत है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में कोरोना के बीच हमारे मम्मी को क्या होगा, पापा को क्या होगा, इस बात को लेकर जब डॉक्टर घर जाता तो घर से आ नहीं पाता। तो मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार इसको तुरंत संज्ञान ले और जो भी फैसिलिटी है वो फैसिलिटी दे, जैसे सेना को फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है धनोज जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन रुक कर लेते हैं आनंद शुक्ला जी का। आनंद शुक्ला जी, जिस तरीके से धनोज जी ने बोला कि फैसिलिटी अभी तक प्रोवाइड नहीं हो पाई अस्पतालों में, और मध्य प्रदेश में जो तस्वीर सामने निकल कर आई है वहां पर यह तस्वीर है कि मरीज को इलाज नहीं मिल पाया, मरीज गेट के बाहर गुहार लगाता रहा, तड़पता रहा कि मुझे ऑक्सीजन दे दो, उसका ऑक्सीजन लेवल कम था। चलिए ये तो मध्य प्रदेश की बात होगी, लेकिन एक तस्वीर मैंने सुबह एक खबर पढ़ रहा था जो बिहार के बेगूसराय की थी, जहां पर डॉक्टर साहब एक मरीज का फर्श पर इलाज कर रहे थे। फिलहाल इलाज तो दिया गया लेकिन फर्श पर दिया गया, जमीन पर लेटाकर, यानी कि अभी बेड्स वगैरह की कमी है, लगातार ऑक्सीजन की कमी, जबकि केंद्र सरकार को लगातार फटकार भी मिल रही सुप्रीम कोर्ट से, इसके बावजूद भी ये हालात बने हुए हैं। देखिए समस्या हर जगह है, उसके दो चीजें हैं। एक तो ये डॉक्टर सही है क्योंकि लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट वगैरह सिस्टम नहीं सिखाया गया, तथा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम सिखाया गया तो मटेरियल और नहीं अवेलेबल है। ये सारी चीज जो गाइडलाइन फॉलो करने के पहले जो सर आपके पास हम दोबारा आएंगे। सर आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार पीसीआर चेक करें। चलिए रुक कर लेते हैं धनोज जी का। धनोज जी, जिस तरीके से दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो बिहार के बेगूसराय से थी, जहां पर अस्पताल में एक युवक का इलाज फर्श पर किया जा रहा था।
क्या लगता है कि अभी तक चीजें व्यवस्थित नहीं हो पाई हैं क्या? जिस तरीके से अभी दिल्ली की ही बात कर लो तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है, जबकि केंद्र सरकार लगातार फटकार भी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगातार फटकार भी लगा रही है, इसके बावजूद भी चीजों को सही नहीं किया जा रहा है। देखिए, सत्य भी ये दुर्भाग्य है। मीडिया के पर्सन जिस तरह से सजग है, जिस तरह से बार बार मैंने भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कितने एडवाइस किए जी। आज डॉक्टर का होना, हॉस्पिटल का व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है जब इस तरह की खबरें आती है, क्योंकि खबरें तो अब छुप नहीं सकती। सोशल साइट्स जो आज के दिनों में जो सोशल मीडिया, इन सब बातों पर आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर कोई जो हॉस्पिटल से गुजरता है उसके बगल से गुजरता है। आज लोगों ने एक क्रांति ला दी है। इस क्रांति के तहत जगह जगह आप देखेंगे कि सरकार के जो दावे हैं, चाहे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी जितने भी दावे पेश किए हो, आज उनके दावे खोखले साबित हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि या तो स्वास्थ्य मंत्री या नीतीश कुमार जी, जो कि सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं, अगर वो इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इंसेंटिव भी लेना चाहिए और तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए कि जितने भी हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल में तमाम व्यवस्था रहनी चाहिए, बेड वगैरह होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, क्योंकि इस तरह से सरकार की ही किरकिरी होती है और सरकार के दावे ही फेल होते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कथनी करनी में फर्क है। सरकार के मंत्री कहते कुछ और है, हॉस्पिटल में दिखाई कुछ और देता है। जितने भी सुपरिटेंडेंट है, हॉस्पिटल के एमएस है, ये सबको अवेलेबल होना चाहिए। आज दुर्भाग्य की बात है, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, आपको मैं बता दूं, मेरे बहुत सारे संवाददाताओं से बात होती है जी। मैं बहुत आपको बता दूं, दुखद है कि वहाँ डंडे चल रहे हैं। पुलिस को डंडे मारने का ऑर्डर दे दिया गया है। पब्लिक पहले से दुखी और डंडे मार के उसको कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा। लेकिन सरकार को चाहिए कि उन्हीं का जनता को समझाना चाहिए, डंडा से कुछ नहीं होता। आपकी व्यवस्था खुद ही फेल है और आप पब्लिक के ऊपर डंडा बरसा रहे हो। ये मानवता का जो है घोर अन्याय है। मैं आपको बता दूं कि एक समय देना चाहिए सरकार को कि इतने बजे से इतने बजे तक बाजार खुलेगा, क्योंकि राशन पानी नहीं आएगा तो गरीब लोग कैसे। अंधाधुंध डंडा मैंने देखा सरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, जिस तरह से पुलिस प्राइवेट वैन में, सरकारी में नहीं, प्राइवेट वैन में आके उतरते और अंधाधुंध मारना पीटना शुरू कर देता। तो जरा सोचिए, एक तो कोरोना की मार, ऊपर से पुलिस की मार, तो जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ। सरकार को सोचना चाहिए। जिस तरह से नीतीश जी खुद जानते हैं, उनके जो सचिव है वो भी कोरोना से ध्यान थे, उनको मालूम है। और जिस तरह से वो समय समय पर संज्ञान लेते रहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी एक वीडियो मैंने देखा था नीतीश जी का अपने काफिले के साथ पटना के रोड पर मुआयना करते हुए, और सारे लोगों को पुलिस प्रशासन, यानी रोड सुना था। वो तो प्रोटोकॉल थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग स्वेच्छा से सरकार की बात मानकर सरकार का सपोर्ट करे। और इसके लिए सरकार को लचीलापन दिखाना पड़ेगा। डंडे का सहारा लेकर आप 100-200 आदमी को डंडा मार सकते हो, लेकिन कोरोना की जंग नहीं जीत सकते। कोरोना की जंग जीतने के लिए आनंद शुक्ला जी के पास जाना चाहेंगे। ठीक है, हम आपके पास दोबारा आएंगे सर। आनंद शुक्ला जी से एक जवाब ले लेते हैं। आनंद शुक्ला जी, क्या लगता है, जिस तरीके से रतलाम के मेडिकल कॉलेज से तस्वीर मैंने देखी, बेगूसराय से एक तस्वीर देखी और कल उत्तराखंड के रुड़की से एक तस्वीर आई जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत से 5 लोगों ने जान गंवा दी, क्या लगता है कि अस्पतालों में अभी उपकरण जो हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, वो समय से नहीं पहुंच रही या पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही हैं? और इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, हाई स्प्रेड वायरुलेंट आ गया है। और सही बात, ऑक्सीजन की काफी कमी थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री तुरंत फटाफट प्लांट बनवाने लगे हैं। तो ये स्थिति पहले भयानक हुई है। इसके पहले एक बार कॉलरा में भयानक हुई थी, सब लोगों के शरीर में पानी की बहुत कमी होने लगी थी। अब इस बार ऑक्सीजन की कमी होने लगी। तो ये चीजें आती हैं पैंडेमिक में, इसमें कोई नया नहीं है। सरकार अपना मदद कर रही है काफी ज्यादा, और चूंकि खतरनाक होने से हमारे डॉक्टर भी काफी मर रहे हैं। तो अब इसमें मिलजुल के हम लोगों को काम करना है। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे हम लोगों को इस तरीके का एम्बू बैग होता है। ये एम्बू बैग से हम लोग हवा का, ऑक्सीजन का दबाव दे सकते हैं, जिससे पेशेंट बच सकते हैं। अब इसकी मैक्सिमम खरीदारी करनी चाहिए और हर जगह सप्लाई करनी चाहिए, चाहे तो पीएचसी लेवल हो, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल हो या टर्सरी लेवल हो। तो अब ये चूंकि
पहली बार पैंडेमिक आया है, लोगों को पता नहीं था कि इतना खतरनाक होगा, और अब धीरे धीरे डॉक्टर लोग भी एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है आनंद शुक्ला जी। आनंद शुक्ला जी, मेरा आपसे सवाल है कि तीसरी लहर के संकेत मिल चुके हैं वैज्ञानिकों से कि तीसरी लहर आने वाली है और बेहद ही खतरनाक है। तो सर ये बताइए आप कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में अगर अब देखा जाए तो कोरोना पूरी तरीके से फैल चुका है, यहाँ पर भी लोग कोरोना से ग्रसित हैं, ज़्यादातर मरीज यहाँ पर भी मिल रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार के मरीज मिल रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए वहाँ पर डॉक्टर्स की भी कमी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बहुत दूर अस्पताल होते हैं। लेकिन सर तीसरी लहर है, तो ये बताइए दर्शकों को इससे निपटने के लिए उनको क्या कुछ कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है? सुपर वैक्सीनेशन आज दूसरा है, कल तीसरा है, परसों चौथे स्टेज का वैक्सीनेशन आएगा, उसी से हम लोग सेफ होंगे। जैसे पोलियो में हम लोग पोलियो को दूर भगा दिए, उसी तरीके से इसको दूर भगा देंगे। ठीक है धनोज जी, तीसरी लहर के संकेत मिल चुके हैं, आपसे जानना चाहते हैं और सरकार से यहाँ पर पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप किस तरीके से तैयार हैं। लेकिन जो तैयारी अभी की है वो आप भी देख रहे हैं कि दिल्ली में 700 मीट्रिक टन की जरूरत है ऑक्सीजन की, लेकिन नहीं पहुंचाई गई आज भी। क्या कहेंगे आप? लगातार सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगा रहा है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। मैंने कहा ना कि मेरा जो डॉक्टर कल भी मेरे ऊपर आवाज उठाए थे। मैं वो पत्रकार हूं जो मैं डरता नहीं हूं, निडरता के साथ जनता की बात सरकार और सरकार की बात जनता तक पहुंचाने के लिए अपने आंखों से सुबह ही निकलता हूं। मैं जितने भी हॉस्पिटल से, जितने भी मंत्री के घर के पास से होते के गुजरता हूं, मैं देखता हूँ चारों तरफ सन्नाटा है। लगता ही नहीं कि मिनिस्टर का घर है, लगता नहीं कि मिनिस्टर के यहाँ कोई है। और जिस तरह से आप देख ले अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ, उनके घर के बगल से भी अभी थोड़ी देर बाद गुजरा, वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई चाल कदमी नहीं था। मैं ये कहना चाहता, मेरा ये कहने का मतलब कि आज नेताओं को किसी वक्त दिलेरी दिखाने की जरूरत थी कि नेता खासतौर पर इसी वक्त आप दिखा सकते कि जनता का, जैसे केजरीवाल चुनाव जीतने के बाद कहा था आई लव यू दिल्ली, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, लेकिन आज उसका ना आई लव यू नजर आ रहा है ना बड़ा बेटा का फर्ज नजर आ रहा है। क्योंकि अभी जो मैं किट पहन रखा हूँ, इसकी कॉस्ट आपको बता दूं 500 कॉस्ट है। और मुझे ऐसे पत्रकार खरीद कर पहन कर, क्योंकि हमें भी अपनी जान की देखिए, मैं अपने फर्ज से, मेरे बाबूजी कहा करते थे हमेशा, वो हमारे बीच अभी शरीर से नहीं है लेकिन आत्मा से है, वो हमेशा कहते थे कि अपने फर्ज से पूरी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपने फर्ज को निभाओ, चाहे जितना भी मुसीबत हो। क्योंकि आज बहुत सारे लोग घरों से बैठ के डिबेट करते, घरों से बैठ के ही लेक्चर देते हैं, लेकिन मेरा अलग है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं मेरा नेचर को, स्टूडियो से लेकर जगह तक। अभी मैं एक हॉस्पिटल के बाहर से आपको मैं डिबेट में हिस्सा ले रहा हूँ। कल हॉस्पिटल में देखा, मैं पूछा सबसे, लिफ्ट अंदर, मैंने लिफ्ट वाले को पूछा सैनिटाइज है, क्योंकि लिफ्ट के अंदर, गेट के अंदर जो है उसको सैनिटाइज कीजिए, थर्मल कीजिए, जांच कीजिए। तो इस तरह से जहां जहां मैं जाता हूं तो उनको लगता है कि नहीं मीडिया के लोग आ रहे हैं, मीडिया पर्सन आ रहे हैं। तो मेरी भी लाइफ में, मैं आपको बता दूं, मेरी भी लाइफ में मुझे भी चिंता है, लेकिन इस चिंता से बढ़कर मेरा फर्ज मुझे हमेशा याद दिलाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अपना फर्ज याद क्यों नहीं आ रही है अभी इस टाइम? इतना पीपी किट महंगा क्यों है? पीपी किट को महंगा करना चाहिए, सैनिटाइज को सस्ता करना, सॉरी पीपी किट सस्ता करना चाहिए जो महंगा है, सैनिटाइज सस्ता करना चाहिए, मास्क सस्ता करना चाहिए। एक भी मास्क 250-300 से कम में नहीं मिल रहा, पीपी किट 500 में मिल रहा। आप बताइए कि आम आदमी, गरीब आदमी कहां से खरीदेगा? क्योंकि जिस तरह से ये कह रहे थर्ड जो वेरिएंट है वो बहुत ही कठोर है, उसकी जांच करने की जरूरत है, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को और सरकार को फंड मुहैया करवाना जरूरी है। क्योंकि आप सिर्फ नारा दे दिया नरेंद्र मोदी जी ने, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, लेकिन 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, मास्क भी सस्ता होनी चाहिए। आप देखेंगे ये जो ग्लोव्स है ये 60-60, 120-20 रुपए का है, मिल नहीं रहा मार्केट में। आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली की आबादी 2-3 करोड़ के आसपास है और वो मास्क नहीं है, वहां पर सैनिटाइज टाइम पर नहीं मिल पा रहा, वहां पे ग्लोव्स नहीं मिल पा रहा, मेडिकल में आप जाएंगे तो कहेगा वस्तु नहीं है। तो ये सब जो है ये कौन देखेगा? ये सरकार का काम है। सरकार अभी युद्ध स्तर पर हॉस्पिटल को, मेडिकल को ये सब सामान पहुंचा, क्योंकि जनता तो मेडिकल से खरीदेगा। ठीक है धनोज जी, आपने एक अच्छी बात बोली कि मास्क और ग्लव्स जो हैं वो बेहद महंगे हो गए हैं, लेकिन महंगे होने के साथ साथ वो अब हमें सही से नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज सुबह ही मैंने एक खबर देखी जहां पर ग्लव्स जो यूज एंड थ्रो वाले थे, उन ग्लव्स को दोबारा से पैकिंग करके बाजारों में उतारा जा रहा है, जिसके बाद इसका भंडाफोड़ किया पुलिस ने और कई लोगों को गिरफ्तार किया। दूसरी चीज आपको बता दूं मैं
कि लगातार ऑक्सीजन की जो कालाबाजारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर हम बीजेपी के किसी प्रवक्ता से सवाल पूछते हैं कि कालाबाजारी कब रुकेगी, तो वो कहते हैं कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगाम लगा रहे हैं और हमारी जो सरकार है इस पर प्रतिबद्ध है, लगातार कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार कालाबाजारी हो रही, लोगों को महंगे दाम, ज्यादा दाम देकर ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। और दूसरी चीज रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी भी कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कब आखिर कालाबाजारी रुकेगी? क्योंकि इससे लोग बहुत परेशान, एक तो लोगों के घर में मरीज है, कोरोना पेशेंट है, उसके इलाज के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ रही है, काफी महंगा इलाज है, बेड्स की कमी है। दूसरी चीज, लोगों के पास अब जो क्या कहते हैं, जो जॉब थी, जो नौकरियां थी, वो भी छूट गई हैं। जो बाजार चलते थे, जिस दौरान वो अपना भरण पोषण करते थे, लॉकडाउन की वजह से वो भी बंद हो चुके हैं। और दूसरी तरफ एक तो उनके घर में पेशेंट है, दूसरी तरफ उनको यहां पर कालाबाजारी का भी सामना करना पड़ रहा है। धनोज जी, देखिए सत्यम, ये दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में जो जरूरत की चीज है वो काला बाजारी का शिकार हो रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धर के भरे बैठे। मैं दिल्ली की बात कर लूं, हाँ। दिल्ली के एसीपी जिसको लेकर मुख्यमंत्री हमेशा बयान देते थे, आज कहीं एक्टिव नजर नहीं आ रहा। आज अगर वो जगह जगह छापे मारे तो आपको दिखाई देगा। जो सैनिटाइज, आपको बताऊं, कम से कम 70% होनी चाहिए अल्कोहल, लेकिन अगर आप जांच करेंगे सैनिटाइज के नाम पर भी तो आपको बहुत जगह धांधली होता हुआ दिखाई देगा। ये सब क्या है? ये जनता के साथ खिलवाड़ है, जनता के जान को जोखिम में डालने के लिए, काला बाजारी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। मैं किसी भी राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसने रोका आपको काला बाजारी को रोकने के लिए? अगर आज के डेट में मानवता के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा, उसके साथ क्या असर होना चाहिए? ऐसे लोगों को राक्षस की संज्ञा दी गई है और ऐसे लोगों की जगह जेल है। तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, एक पत्रकार होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, और जिस तरह से आज मानवता शर्मसार है, मैं कहना चाहता हूँ सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आनंद शुक्ला जी से बस एक समय की कमी, आनंद शुक्ला जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से बाजारों में अब नकली दवाइयां उतर आई हैं, कैसे हम पहचान करेंगे कि ये नकली है या ओरिजिनल है? देखिए, ये तो थोड़ा सा बहुत दिक्कत है क्योंकि पैकिंग सेम होती है। हाँ। और जब तक लैब में टेस्टिंग नहीं होगी, ड्रग साइंसेज के लैब्स हैं काफी, यहाँ पे एक नारायणा में है, दूसरा बॉम्बे में मेन है, तो उससे ड्रग एस्टिमेशन हो जाता है। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसीजर है। हमारा मरीज गंभीर है और ठीक है, तथा इमरजेंसी के लिए मैं लेके आ रहा हूँ ड्रग, तो उसमें डॉक्टर लोग भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये नकली है कि असली है। लेकिन जब तक कि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर घूम घूम के छापामारी ना करें, बिल्कुल, तभी हम इन चीजों पर लगाम लगा पाएंगे, कालाबाजारी पर लगाम लगा पाएंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी थी, माफी चाहता हूं इसलिए आपसे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल आर्य न्यूज।